Hello everyone, welcome to my channel Pharmacy with Satya Kumar. Today we will cover the topic called posology. Okay, posology जो है ये वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पोजोस एंड लोगोस। पोजोस का मतलब होता है हाउ मच एंड लोगोस मीन्स साइंस। ओके, अगर इसको हम कंप्लीट फॉर्म में देखें देन ये डिनोट करता है कि हमको किसको किस तरीके से कितने अमाउंट में डोज देना है किसी भी ड्रग का। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम पे जो था, जो फार्मासिस्ट होते थे वो डिस्पेंसिंग करते थे, है ना, कंपाउंडिंग करते थे मेडिसिन्स का, और वो रहता था उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग जो था डोजिंग होता था। पर अभी के टाइम पे हम जो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं फार्माकोपिया के ऊपर, जो एक एवरेज पर्सन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन्स के डोज को डिसाइड करता है। अगर हम लोग किसी एवरेज पर्सन को देखें, है ना, एवरेज पर्सन का जो वेट होगा, हम उसको मान के चलते हैं 50 से 100 किलो तक, 50 से 100 किलो तक के जो एवरेज पर्सन के जो पर्सन हैं उनके लिए ही वो एवरेज डोजेस हैं, उनका मोनोग्राफ होता है फार्माकोपिया में। पर अगर कोई उससे अलग है ना, क्योंकि हम तो ये नहीं कह सकते कि सभी जो पर्सन है वो सभी का जो मेटाबॉलिक फीचर होगा, सिस्टम होगा, वो एक जैसा होगा, सभी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होगा। यही इसी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो वर्ड, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। ओके, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये एक टैबलेट है और यहाँ पे एक ह्यूमन है। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक टैबलेट है और यहाँ पे एक ह्यूमन है। तो ये टैबलेट अगर ये पर्सन एडमिनिस्टर करता है, ठीक है, ओरली एडमिनिस्टर करता है, इसको खाता है, तो इस टैबलेट का ये ह्यूमन की बॉडी क्या रिएक्ट करेगी, इसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। व्हाट बॉडी डज टू dosage form, it is called pharmacokinetic, and what dosage form does to body, it is called pharmacodynamic। ठीक है, डोजेज फॉर्म या फिर मेडिसिन जो है वो बॉडी के साथ क्या करती है और अपना इफेक्ट कैसे दिखाती है वो कहलाती है फार्माकोडायनेमिक, और बॉडी जो है डोजेज फॉर्म के साथ में क्या करता है इसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, तो इसी के साथ में ही हम लोगों ने अभी तक ये जाना कि पोजोलॉजी जो है ये एक सिस्टम है कि हम लोग इसमें डिसाइड करते हैं कि हम किसी पर्सन को किसी भी कंडीशन में जो रहता है, जो भी उसका मेटाबॉलिक नेचर है उसके शरीर का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको वो डोज प्रोवाइड करते हैं और कितना देना है ये डिसाइड करते हैं। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डोज को। ओके, कई सारे फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है, इसमें तकरीबन 14 से 15 फैक्टर्स हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है एज।
उम्र, इसमें जो है मैंने अभी हम लोगों ने दो वर्ड्स के बारे में बात की, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। यहाँ पे ये फैक्टर लागू होता है। अगर कोई छोटा बच्चा है ना, कोई छोटा बच्चा है और जो बूढ़े लोग हैं, है ना, उनको जो है ज़्यादा अमाउंट की लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिक, क्योंकि इनका एज ऐसा रहता है कि इनको मेटाबॉलिक जो इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी स्लो डाउन रहता है, इसलिए इनको ज़्यादा अमाउंट की ड्रग जो है डोज के तौर पे नहीं दी जाती है, ठीक है, क्योंकि इनको वो मेटाबोलाइज करने में और एक्सक्रीट आउट करने में समय लगेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है एग्जांपल के तौर पे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डिजिटलीज, इथेनॉल, इसको सहन कर लेते हैं, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ डिजिटलीज एंड इथेनॉल को टॉलरेट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और कई सारे जो हिप्नोटिक्स हैं, है ना, हिप्नोटिक्स हैं, इनको ये जो है ओल्डर जो पर्सन रहते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, है ना, उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। मैं ये एज के फैक्टर पे मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर जब हम किसी को भी मेडिसिन देते हैं, डिस्पेंस करते हैं, तो उस दौरान हमको उनके एज के अकॉर्डिंग उसको दी जाने वाली मेडिसिन के बारे में जांच कर लेनी चाहिए कि हम उनको कहीं ये सब मेडिसिन तो नहीं दे रहे हैं, ताकि उनको इसका इफ़ेक्ट जो है प्रॉपर मिल पाए, ठीक है। हमारा प्राइम मोटिव यही रहता है कि हम अपने जो पेशेंट्स रहते हैं उनको वो डोज प्रोवाइड करें, जिससे उनका जो बिगड़ा हुआ हालत है या जो बीमारी है वो ठीक हो जाए, ठीक है। एक ग्राफ को पहले देख लेते हैं। अगर कोई भी मेडिसिन हम लोग लेते हैं, है ना, तो अगर वो इस तरीके से यहाँ पे हमको थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट मिलता है ना, यहाँ पे हमको जो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट चाहिए वो इस रेंज पे मिलता है, ठीक। अगर यही चीज़ अगर कोई इसको क्रॉस कर जाए तो ये टॉक्सिक लेवल पे चला जाता है ना। इसलिए हम लोगों को इसके बारे में, इसके लिए हमको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि जब भी हम किसी को ये मेडिसिन प्रोवाइड करें तो हमको उनके एज को ध्यान में रखकर उनको ये मेडिसिन जो है डिस्पेंस करनी चाहिए। सेकंड जो फैक्टर है वो है जेंडर, ठीक है। इसमें जो वुमेंस का जो सिस्टम होगा वो थोड़ा अलग होगा, मेल्स का जो सिस्टम होगा वो थोड़ा अलग होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ मॉर्फिन का और बार्बिट्यूरेट्स का, ये जो ड्रग्स हैं ये मेल्स में जो है, मेल्स में ये जो है ये जो सडेशन कॉज कर देती हैं, है ना, उनको शांत कर देती हैं। वहीं पे जो फीमेल्स हैं उनको वो एक्साइटेड कर देती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस जेंडर के पर्सन को हम लोग ये जो मेडिसिन है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉर्फिन तो वैसे अब इलीगल है, बट बार्बिट्यूरेट्स जो हैं वो अभी भी चलन में है, ठीक है। और एक एग्जांपल ये भी है कि कई सारे मेडिसिन्स ऐसे होते हैं, कई सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं, लाइक अभी हमने एग्जांपल देखा बार्बिट्यूरेट्स,
अल्कोहल, कई सारे नारकोटिक ड्रग्स, ये जो है ब्लड में आसानी से चले जाते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। और कोई मिल्क फीड यानी कि मिल्क फीड करती होंगी जो भी महिलाएं, वो भी उसमें चला जाता है वो ड्रग, वो मेडिसिन, जिससे वो मदर टू चिल्ड्रन, बच्चे के पास में चला जाता है। तो इसलिए जब भी हम ऐसी तरह की अगर ड्रग्स या मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं तो हमें ये खास ख्याल रखना चाहिए कि उसमें इस प्रकार के मेडिसिन्स अगर हों तो वो प्रेग्नेंट लेडी ना हो या फिर मिल्क फीडिंग जो है लेडी ना हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बॉडी वेट। ठीक है, यहाँ पे हमने एवरेज जो बॉडी वेट हमने शुरुआत में ही देखा था, 50 से 100 किलो का जो एवरेज बॉडी वेट होता है किसी एवरेज पर्सन का, और उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन्स का क्या होता है, एक एवरेज डोज बनता है। पर यहीं पे अगर किसी हम मोटे इंसान के लिए अगर डोज की बात करें तो वो एवरेज डोज वहाँ पे उस तरह से काम नहीं कर पाएगा, उनके लिए ज़्यादा डोज का अमाउंट लगेगा। और ना ही सिर्फ मोटे पेशेंट्स के लिए, बच्चे भी अगर होंगे या फिर कोई कुपोषित पेशेंट होगा उसके लिए भी हम लोग उस एवरेज डोज को जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट है वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम किसी को 500 mg की टैबलेट देते हैं तो वो उसको ओरली ही लेगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम किसी को इंजेक्शन देना चाहते हैं उसी मेडिसिन का, तो क्या हमको वो 500 mg देना होगा? नहीं देना होगा, इसको हमको कम अमाउंट में देना होगा, लाइक 10 mg। क्योंकि यहाँ पे जब हम 500 mg टैबलेट को देते हैं ओरली, तो ये उसकी बॉडी में जाता है, वहाँ डिसइंटीग्रेट होता है, वहाँ पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, देन वो एब्जॉर्ब होता है और सिस्टम सर्कुलेशन में जाता है, फिर वहाँ पे अपना इफेक्ट जो है शो करना रहता है, उसको शो करता है, मेटाबोलाइज होता है और एक्सक्रीट आउट होता है। वहाँ पे यानी कि अगर जहाँ पे वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है वहाँ पे यूजुअली हमको 10 to 20 mg ड्रग्स का ही रिक्वायरमेंट होता होगा, है ना। बाकी का जो मेडिसिन है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है मेटाबोलाइज होके, और चूंकि ये पूरा सिस्टम से जा रहा है इसके कारण ही हमको क्या है, इतने लार्ज अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। पर वहीं पे अगर हम लोग उसको डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं तो वो सिस्टम में नहीं जाता है, वो डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, इसी के कारण हमको यहाँ पे कम अमाउंट देने की ज़रूरत होती है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम डोज को कब एडमिनिस्टर कर रहे हैं, कब ले रहे हैं, इसके ऊपर भी कई सारी चीज़ें यानी कि डिपेंड होती हैं। जैसे कि अगर कोई एम्प्टी स्टमक रहता है तो उस टाइम पे जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। तब भी हमें कई सारी मेडिसिन्स होती हैं जिनको ये कहा जाता है कि खाना खाने के बाद में आपको इसको खाना है, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई ड्रग इरिटेटिव किस्म का है या इरिटेटिव प्रॉपर्टी वाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक
अगर आप आयरन के टैबलेट्स ले रहे हैं या फिर आर्सेनिक के टैबलेट्स ले रहे हैं या कॉड लीवर ऑयल ले रहे हैं, तो उनको हमेशा खाना खाने के बाद में ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इरिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इरिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसके कारण ही हमको इसको क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद में ही लेना चाहिए। तो ये हमारी ड्यूटी रहती है एज अ फार्मासिस्ट कि हम सामने वाले पेशेंट को ये बताएं कि हमको कौन सी दवा खाली पेट लेनी है और कौन सी दवा जो है हमको खाने के बाद लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरोमेंटल फैक्टर्स। हम सुबह सब जल्दी उठते हैं, तो जो डे लाइट रहती है वो काफ़ी स्टिमुलेंट रहती है, हम सुबह को ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, है ना। और उसी टाइम पे अगर हम कोई ऐसी स्टिमुलेटिंग ड्रग लेते हैं तो वो उसके इफ़ेक्ट को बढ़ा देता है। वहीं पे जो रात का समय रहता है वो काफ़ी थकाव भरा रहता है। अब जिन लोग रात में ज़्यादा जागते होंगे उनके लिए तो वो चीज़ें ठीक हैं, बट मैक्सिमम केसेस में जो रात का समय रहता है वो आराम करने का होता है। और इसी के कारण जब हम उस केस में कभी किसी को हिप्नोटिक्स देते हैं तो वो रात में सेडेशन ज़्यादा अच्छे से कॉज करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हिप्नोटिक्स जो है वो रात के समय ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। इसलिए कई सारे जो मेडिसिन्स हैं उनको कभी आपने ये सुना होगा कि आपको कहा जाता होगा कि इसको रात को सोते समय ही आपको इसको खाना है ना। और कई सारे फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में कि लाइक जो अल्कोहल है वो अगर आप यानी कि विंटर सीजन में अगर आप उसको लेते हैं तो वो ज़्यादा यानी कि ज़्यादा टॉलरेट होता है। ठीक है, ज़्यादा टॉलरेट होता है। ठीक है, वहीं पे आप इसको अगर समर सीजन में लेंगे तो ये जल्दी टॉलरेट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल फैक्टर। फीमेल्स जो होती हैं वो काफ़ी इमोशन वाइज काफ़ी अलग होती है मेल्स के साथ में, मेल्स से। ठीक है, और कई सारे जो यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करते हैं। जैसे किसी को अगर कोई बीमारी है ना, और कोई बीमारी है तो हमको उनको डायरेक्टली कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है, या फिर यहाँ पे कई बार प्लेसिबो मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। प्लेसिबो मेडिसिन क्या होती है? ये खाली एक फॉर्मुलेशन होता है जिसमें कोई भी एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता है। ठीक है, ये कोई सा भी एक फॉर्मुलेशन हो सकता है। अगर हम इसको चाहे तो हम टैबलेट के फॉर्म में दे सकते हैं, सिरप के फॉर्म में दे सकते हैं। ये जो है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है किसी के भी ऊपर कि हाँ मैंने दवा ले ली है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ डिजीज। प्रेजेंस ऑफ डिजीज मतलब कि अगर किसी को कोई बीमारी है ऑलरेडी, है ना, तो उस टाइम पे हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसको वो बीमारी है तो उस दौरान हमको वो पर्टिकुलर दवा देनी है कि नहीं देनी है। अगर एग्जांपल दूं मैं तो यहाँ पे बारबिट्यूरेट्स जो हैं, है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा इफेक्ट, प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट
है वो शो करता है, जिनको लीवर सिरोसिस है। वहीं पे अगर किसी को टॉक्सिक अगर किसी ने अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन अगर ली है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर मेडिसिन ली है और उस पर्सन में कोई उनके किडनी में इफेक्ट यानी डिफेक्टिव है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मेजरली इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो किडनी से ही होता है ना। तो अगर उसकी किडनी अगर सही नहीं है तो वो उसकी शरीर में टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है। 9th पॉइंट है एक्यूमुलेशन। ये उन तरह के मेडिसिन के लिए होता है जिसमें जिनका जो एक्सक्रीशन है जिनका एक्सक्रीशन जो है वो काफ़ी स्लो हो, है ना। ठीक है। तो ऐसे मेडिसिन को हमको एक टाइम इंटरवल के बाद में ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको सुबह शाम अगर वो देने लग गए तो वो, क्योंकि हमको पता है उसका एक्सक्रीशन जो है शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया रहती है उसको हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं, वो अगर धीमी है उसकी एक्सक्रीशन की जो प्रक्रिया है, तो अगर हम उसको टाइम इंटरवल में यानी कि दिन में एक बार या दिन में 2 दिन में एक बार अगर ऐसे इस तरह से अगर देते हैं तो उसमें एक्यूमुलेशन नहीं होगा। अगर ये एक्यूमुलेशन हो गया तो ये टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। कई बार हमको ये एक्यूमुलेशन प्रक्रिया चाहिए होती है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एपिलेप्सी जो बीमारी होती है उसमें हमको जो है ये जो इफ़ेक्ट है वो चाहिए होता है, तो है ना। तो उस टाइम पे फेनोबार्बिटोन ये इफ़ेक्ट शो करता है इसके केस में। ठीक है। नाउ एडिटिव इफेक्ट। अब आपको एक मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ। 1 + 1 = 1। ठीक है। ये थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही होगी, पर यहाँ पे मेरे को एडिटिव इफेक्ट बताने का तात्पर्य यही है कि जब दो फार्माकोलॉजिकल एक्शन वाली, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब कि ये अगर कोई एक मेडिसिन है, एक फॉर एग्जांपल एफिड्रिन, और ये सेकंड जो है वो है अमाइनोफाइलिन, तो इनका जो एक सेपरेटली अगर जो भी इफेक्ट होगा हमारे शरीर के ऊपर में, वो अगर हम इसको दोनों को मिला कर देते हैं तो ये उस टाइम पे भी क्या करते हैं, सेम इफेक्ट शो करते हैं। पर सवाल ये है कि हम इस दोनों का जो है अगर सिंगुलरली अगर हम इसको अकेले भी देते हैं तब भी इसका यही इफेक्ट होगा, और इसको भी अकेले देते हैं तब भी इसका इफेक्ट यही होगा। तो हम लोग इस दोनों को एक साथ मिला के क्यों देते हैं, अलग अलग सीधा सिर्फ इसको ही क्यों नहीं दे सकते या सीधा इसको ही क्यों नहीं दे सकते। वो इसलिए कि जब हम इसको सिंगुलरली अगर देते हैं तो ये हमको ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ेगा, और अगर इसमें एक्यूमुलेशन हो गया इन केस तो ये टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम इसको मिलाकर इसलिए देते हैं ताकि ये थोड़े थोड़े अमाउंट में हमको लगे और दोनों ही अपना इफेक्ट दिखा दे। नेक्स्ट है पॉइंट सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। लास्ट टाइम के कैलकुलेशन में आपने देखा था 1 + 1 = 1। यहाँ पे
ये चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। यहाँ पे 1 + 1 = 2, मतलब कि जब कोई दो अलग अलग मेडिसिन या फिर दो से ज़्यादा भी मेडिसिन को अगर हम लोग साथ में देते हैं या कॉम्बिनेशन में देते हैं तो वो जो पर्टिकुलरली इफ़ेक्ट रहता है उसको बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर कोई ड्रग है प्रोकेन, है ना, और एड्रेनलिन, दूसरा जो है एड्रेनलिन है, तो जो एड्रेनलिन है ये प्रोकेन के इफ़ेक्ट को बढ़ा देता है और इसी से ये सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट शो करता है। इन सभी इफ़ेक्ट्स को बताने का तात्पर्य ये है कि हमें जब भी हम कभी भी कोई डोज डिस्पेंस कर रहे हैं किसी पेशेंट को, तो हम अच्छे से उनके प्रिस्क्रिप्शन को चेक कर लें कि उनमें कोई ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स तो नहीं हैं जो सिनर्जिस्टिक यानी कि जो कुछ डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स शो करेंगे। ठीक है, जो अगर साथ में मिलके अगर कोई टॉक्सिसिटी अगर क्रिएट कर रहा है तो उन सब चीज़ों से हमको अवेयर रहना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एंटागोनिज्म। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही कैलकुलेशन हम लोग वो करते हैं, 1 + 1 = -1। यहाँ पे जब दो ड्रग मिलते हैं तो वो इफ़ेक्ट को घटा देते हैं। ठीक है, जब दो ड्रग यहाँ पे मिलते हैं तो वो उसको घटा देते हैं। ठीक है, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को घटा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर लेते हैं और जब यानी अगर आपको एसिड पॉइजनिंग हो गई है ना, यानी कि आपके स्टमक में एसिड का जो लेवल है वो बढ़ गया है, तो यहाँ पे क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर का है और ये एसिड नेचर का है। ये आपस में मिलकर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इससे एसिड पॉइजनिंग जो हुई रहती है उसको ट्रीट किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप एड्रेनलिन, एक और एग्जांपल है कि आप अगर एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलिन इन दोनों को एक साथ देते हैं तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि एड्रेनलिन जो है वो एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है और एसिटाइलकोलिन है वो वैसो डायलेटर है। ठीक है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब कि ये जो भी नसें होती हैं, जो भी ट्यूब्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, पतला कर देता है। और वहीं पे एसिटाइलकोलिन का नेचर ये है कि वो जो वेसिकल्स होंगी उनको वो डायलेट कर देगा, ढीला कर देगा, बड़ा कर देगा। तो इस तरीके से दोनों अपना अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं और एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर देते हैं, डिमिनिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इडियोसिनेक्रेसी। ठीक है, इसको हम लोग अब इसको ओमिट कर दिया गया है। अब इसको हम लोग बोलते हैं यूजुअली, क्या बोलते हैं, एलर्जी। ठीक है, आइडियोसिनेक्रेसी का मतलब अब कुछ और हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स शो कर देता है, एक यानी कि जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, किसी भी अगर ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो उसको वृहद रूप में, ज़्यादा बड़े तौर पे शो कर देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं आइडियोसिनेक्रेसी या फिर एलर्जी।
ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा यानी कि अगर कभी कभी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन जो है मे कॉज हेमोरेज। ओके तो इस तरह से ये जो है, अब इसको ओमिट कर दिया गया है। अब इसका मतलब ये होता है कि आइडियोसिनेक्रेसी के जगह में हम इसको यूजुअली एलर्जी पढ़ते हैं। आइडियोसिनेक्रेसी का मतलब ये होता है कि कोई जो इफेक्ट है वो मदर टू चिल्ड्रन अगर जाता है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं आइडियोसिनेक्रेसी। ठीक है। नेक्स्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस, ये जो टॉलरेंस है ये क्या रहता है, मतलब कि हमको अनयूजुअली ज़्यादा अमाउंट का डोज देना पड़ता है। अनयूजुअली लार्ज डोज ऑफ ड्रग ये देना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? एक नॉर्मल से ऑर्डिनरी अगर हमको कोई इफेक्ट चाहिए उसके लिए, किसी भी पेशेंट में अगर कोई एक ऑर्डिनरी इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए हमको ज़रूरत से ज़्यादा का डोज, ज़्यादा बड़ा डोज जो है उसको देना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जो स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट पीने वाले होते हैं, वो निकोटीन को, है ना, निकोटीन को टॉलरेट कर लेते हैं, क्योंकि वो स्मोक अगर करते हैं तो उनको वहाँ से निकोटीन मिलता है। तो एक जो लिमिट अमाउंट है वो धीरे धीरे हम बोलते हैं कि स्मोकर्स एक बार सिगरेट पीते हैं, उसके बाद में वो एक दिन में 2 सिगरेट पीने लग जाते हैं, फिर एक दिन में 3 सिगरेट पीने लग जाते हैं, तो उनको जो है निकोटीन की आदत पड़ चुकी रहती है। जब वो फर्स्ट टाइम अगर सिगरेट पीते रहते हैं तो उस टाइम उनको जो निकोटीन का अमाउंट मिलता है उनकी बॉडी में जाता है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है और वो पर्याप्त होता है उनको सेटिस्फाई करने के लिए। बट समय के साथ में जो ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी में जो है वो बढ़ती चली जाती है ना। तो उसके लिए वो एक की जगह में 2 सिगरेट पीने लगता है, 3 सिगरेट पीने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है टेकीफाइलेक्सिस। इसमें होता ये है कि हम अगर किसी ड्रग को अगर छोटे छोटे समय के अंतराल में, शॉर्ट इंटरवल में अगर हम लोग उसको देते चले जाते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो इससे होता यह है कि जो सेल रिसेप्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक्ड हो जाते हैं, और इसके कारण ही वो जो ड्रग है इनका जो इफ़ेक्ट है वो हमें काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो अगर मैं किसी को कुछ चीज़ खिलाता ही चला जाऊं, है ना, किसी को कोई चीज़ अगर मैं खिलाता ही चला जाऊं और एक समय के बाद में थोड़े थोड़े समय में इसको खिलाता ही चला जाऊं और बाद में मैं फिर से बोलूं कि हाँ मुझे भूख अब नहीं लग रही है, लेकिन मैं फिर भी ऐसा खिलाता चला जाऊंगा, तो वो क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा उसका खाना हो जाएगा। इसके कारण ही उसको भूख नहीं लग रही है, क्योंकि वो समय समय पर थोड़े थोड़े देर में क्या कर रहा है, वो खाना खा रहा है, और इसके कारण में आप क्या रहते हैं, पूरे पेट जो है वो खाना जो है, भूख जो है वो पूरी तरह से मर जाती है। ठीक है। और अगर इसका एक्चुअल में अगर एग्जाम्पल देखना है तो ये है एफेड्रिन। अगर एफेड्रिन को हम लोग ऐसे ही शॉर्ट इंटरवल में देते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के केस में, है ना,
इस केस में हम लोग देते हैं शॉर्ट इंटरवल में देते हैं, तो इस केस में ब्रोंकियल अस्थमा के केस में जब देते हैं और जब इनको शॉर्ट इंटरवल में देते रहते हैं तो एक समय के बाद में ये जो है अपना जो इफ़ेक्ट है उसको वो शो नहीं करता है, और इफ़ेक्ट शो करता भी है तो उस रेंज में नहीं करता है कि हमको इससे निजात मिल जाए, हमारा ये जो ब्रोंकियल अस्थमा है वो कंप्लीट ठीक हो जाए। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो या फिर एसिड बेस बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर, और कई सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ये इनके ऊपर भी कई सारे डोज का जो इफ़ेक्ट है वो डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सैलिसाइलेट्स लेते हैं, ठीक है, ये जो है एंटीपायरेटिक नेचर के होते हैं, एंटीपायरेटिक मतलब कि जो कि तापमान जो है, टेम्परेचर जो है उसको क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। अब किसी का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ही है अगर पहले से ही, और हम उसको सैलिसाइलेट्स देते हैं, तो क्या इसका वो ये क्या अपना इफेक्ट शो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये एंटीपायरेटिक है और ये इसका काम है कि टेम्परेचर को कम करना, पर इसका यहाँ पे अगर ह्यूमन जो है उसका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, वो ऑलरेडी डाउन है, तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ 16 पॉइंट्स थे, वो फैक्टर्स थे जो पोजोलॉजी को क्या करते हैं या फिर डोज को इफेक्ट करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट in down below, okay, and I'll answer it about all the confusions, okay. Thank you for watching.